नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे हैं मूल्यांकन का इवैल्यूएशन। इसके पहले हमने मूल्यांकन के बारे में दो वीडियो में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख सोपान, मेन स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख सोपान, मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख सोपान। मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख सोपान क्या कहते हैं? मूल्यांकन प्रक्रिया के स्टेप्स में पूरा किया जाता है। मेन स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। सबसे पहले इसमें अधिगम अनुभवों का निर्माण और उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है और उसका शिक्षण व्यवस्था की जाती है। यानी अधिगम अनुभवों का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण, शिक्षण व्यवस्था अधिगम अनुभवों का निर्माण और अधिगम अनुभवों का निर्माण और प्रस्तुतिकरण, शिक्षण व्यवस्था। यानी इसका अर्थ हुआ कि जो अधिगम अनुभव है उसको बताना, सीखने के जो अनुभव है उसका निर्माण करना, उन साधनों का निर्माण करना जो कि सीखने के लिए आवश्यक है और उससे वांछित शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, जिससे शिक्षण अनुभवों को प्रस्तुत करने से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन संभव हो सकता है। उनका निर्माण करना। दूसरा स्टेप है शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित और परिभाषित करना। शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित और परिभाषित करना। यदि शिक्षण के हमारे उद्देश्य क्या है, उनका निर्धारण करना। शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, हम जब पाठ योजना बनाते हैं सबसे पहले हम शिक्षण के उद्देश्य लिखते हैं कि ये हमारे उद्देश्य है और ये व्यवहारिक परिवर्तन हो। तो शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करना और शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण की व्यवस्था की जाती है और नियोजन किया जाता है, उसके संगठन किया जाता है और वो उसी के आधार पर शिक्षण कार्य चलता है, उसका मार्गदर्शन होता है। शिक्षण का उद्देश्य तो शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना है, फिर व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। नेक्स्ट स्टेप है व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। सिर्फ छात्रों को ज्ञान देना पर्याप्त नहीं रहता, उस ज्ञान से छात्रों में व्यवहारिक परिवर्तन कितने हुए, जो आपने सिखाया, जो सीखा छात्रों ने, क्या सिर्फ वो रटा हुआ है? यदि रटा हुआ है तो वो उसके कोई काम का नहीं है। उसके व्यवहार में क्या उससे परिवर्तन हुआ? व्यवहारगत परिवर्तन बहुत आवश्यक है। छात्रों का व्यवहारगत परिवर्तन जब तक नहीं होगा, सीखा हुआ कोई काम का नहीं होगा। इससे तो सिर्फ परीक्षा में मार्क्स आ सकते हैं, अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैंने जो कुछ सीखा मैंने किताब से रट लिया और मैंने परीक्षा में लिख लिया, इससे मेरे परीक्षा में मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन यदि मैंने उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं किया, मेरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया, तो वो मेरे व्यवहारिक रूप से कोई काम का नहीं है। अगर सिर्फ रटना ही, अगर सिर्फ सीखना ही उद्देश्य होता तो लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पढ़ी है, उसमें बहुत सारा ज्ञान लिखा हुआ है, वो सबसे बुद्धिमान है लाइब्रेरी, क्योंकि वहाँ पर उस लाइब्रेरी पुस्तकालय में इतना ज्ञान भरा हुआ है कि शायद कोई उसको याद नहीं कर पाए, इतना सारा ज्ञान है उसके पास।
लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर सकती। ज्ञान का उपयोग जब तक नहीं होगा, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें सड़क के किस तरफ चलना है, हमें जब सड़क पार करना है तो हमें क्या करना है, ये हमें सब कुछ अच्छे से नियम हमें ज्ञात है, लेकिन कौन इनका पालन करता है? सड़क पर हेलमेट पहन के बाइक चलाना है, और कितने लोग इसके नियम के पालन करते हैं, सबको पता है। लेकिन जब तक आपके व्यवहारगत परिवर्तन नहीं होगा, जब तक व्यवहारगत परिवर्तन नहीं होगा, आपका सीखा हुआ वो ज्ञान कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए मेन उद्देश्य इसका होता है कि शिक्षण व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। बालक का व्यवहार परिवर्तन जो आपने सिखाया, जो पढ़ाया गया कक्षा में, उसके आधार पर बालक का व्यवहार परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन का। जबकि आजकल की जो परीक्षा पद्धति है, इसमें क्या है, किस बालक ने जो सीखा रटकर आ गया और सिर्फ परीक्षा में लिख लिया, ये कभी भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसके आधार पर उसके अंक आ गए, 100 में से 100 नंबर आ गए, लेकिन वो क्या काम के नंबर, जब तक कि उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। व्यवहारिक परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, ये तो उसने सीख लिया बालक ने, लेकिन क्या वो सदा सत्य बोल रहा है? उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है? हमेशा अपने माता पिता का कहना मानो, गुरुजनों का कहना मानो, क्या बालक इस तरह से कर रहा है? क्या बालक के व्यवहार में परिवर्तन आया है, या सिर्फ उसने सीखा है, सिर्फ वो परीक्षा में लिख रहा है, बस इसी इतना इसका काम है? क्या वो अपने माता पिता का कहना मान रहा है? क्या वो अपने गुरुजनों का कहना मान रहा है? जब तक उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, वो पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहला मूल्यांकन का सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। परीक्षा पद्धति कभी भी नहीं होनी चाहिए। परीक्षा पद्धति में बहुत सारे दोष हैं, तो तीसरा है व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर उसका मूल्यांकन करना। और चौथा है कि मूल्यांकन के कार्य के लिए कुछ जो आवश्यक सोपान है उसका पालन करना। मूल्यांकन के लिए आवश्यक सोपान, उसका पालन करना। जो सोपान है उसका पालन किसका? देखिए, सबसे पहले जब हम शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित कर लेते हैं, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार बालक के व्यवहार के रूप में उसकी आवश्यकता के उन उद्देश्यों की, बालक के व्यवहार में क्या आवश्यकता है, उन उद्देश्यों की बालक के व्यवहार में परिवर्तन किस रूप में किया जा सकता है, यानी जो निर्धारित विषय वस्तु है उसका संबंध बालक के व्यवहारगत परिवर्तन से कितना है। हमने कोई कहानी पढ़ ली और कहानी का सार हमने बता दिया, कहानी का सार बताने के बाद उसे शिक्षा प्राप्त होती है कि एकता में बल है, ये शिक्षा उसके प्राप्त होगी। लेकिन क्या एक होकर बालक काम कर रहे हैं, क्या उनके व्यवहारगत परिवर्तन हुआ? तो वो देखना। इसके बाद में हम कह रहे हैं कि सर्वप्रथम शैक्षिक उद्देश्यों को सबसे पहले क्या होते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है। पढ़ने जाने से पहले शैक्षिक उद्देश्यों को जब तक हम निर्धारित नहीं करेंगे, हमें क्या पढ़ाना है, जब टीचर को मालूम नहीं होगा तो वो छात्रों को क्या पढ़ाएगा। यानी शैक्षिक उद्देश्य होने चाहिए उसके पास। हर काम किसी न किसी उद्देश्य से किया जाता है, बिना उद्देश्य के कोई भी काम नहीं करते। पढ़ाने के पीछे भी हमारा कोई उद्देश्य होना चाहिए और वो उद्देश्य हमें निश्चित करके जाना चाहिए। यदि हमारे पास उद्देश्य नहीं होंगे, निश्चित किए हुए नहीं होंगे, तो हमें क्या अध्ययन करवाना है इसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा, और वहाँ जाकर वो जो भी पढ़ाना है वो हम शिक्षक खुद ही उससे अलग हट जाएगा, उस मार्ग से अलग हट जाएगा। इसलिए सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। इसके बाद उपयुक्त जांच करके उसको विधियां उसमें तय कि कौन सी विधि से पढ़ाना है। फिर परिस्थितियों को निश्चित किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है कि छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। जो हमने पढ़ाया उससे छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन था
वो हुआ या नहीं हुआ, ये इसके कुछ सोपान है और इसकी जांच करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। व्यवहारगत परिवर्तनों की जांच करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन के आधार पर कुछ निर्णय लिए जाते हैं, अध्यापक द्वारा कुछ निर्णय लिए जाते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तक की जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने अध्ययन करवाया है, जो मेरे उद्देश्य थे, शिक्षण उद्देश्य थे, उसकी प्राप्ति कहाँ तक हुई, क्या वो उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं हुए मुझे, और शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने का मेरा जो विधियाँ थी, मैंने जो जिस विधि से अध्ययन करवाया वो कहाँ तक प्रभावशाली रही, और कक्षागत अधिगम जो अनुभव है, कक्षागत अधिगम कक्षा में सीखने के अनुभव वो कितने प्रभावी रहे, वो कितने प्रभावशाली थे, ये निर्णय भी इससे मूल्यांकन के द्वारा लिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके 3 प्रमुख बिंदु ऊपर कर सामने आते हैं। सबसे पहला है उद्देश्य, उद्देश्यों की प्राप्ति, दूसरा है अधिगम अनुभव यानी कितना सीखा, और तीसरा है मूल्यांकन प्रविधियां, किस प्रकार की मूल्यांकन प्रविधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। हम सिर्फ लिखित परीक्षा का प्रयोग कर रहे हैं या हम उसको साक्षात्कार के द्वारा उसकी परीक्षा ले रहे हैं, या हम खुद उसको देख रहे हैं बालक को, बालक में जो व्यवहार परिवर्तन है, बालक का व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ उसका एटीट्यूड, उसकी जो रुचियां हैं, उसकी जो व्यक्तित्व है, उसका जो वो कितना, उसमें कितना चेंजेज हुआ। तो ये सारी बातें देखना इसका मूल्यांकन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें 3 प्रमुख बातें ऊपर सामने आती हैं। ये होता है उद्देश्य, दूसरा होता है मूल्यांकन प्रविधियां, और तीसरा अधिगम अनुभव। इस प्रकार से इन तीनों बिंदुओं के आधार पर मूल्यांकन होता है। और इसे हम कुछ बातें निश्चित करते हैं, इससे कुछ बातें निश्चित होती हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। एक बार परीक्षा ली साल में, या 2 बार परीक्षा ली, या 2 महीने से परीक्षा ली, या हर महीने परीक्षा ली, ऐसे परीक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब तक मूल्यांकन सतत रूप से नहीं किया जाता। बालक कितना प्रगति कर रहा है उसका सतत मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक होता है, और इसी के माध्यम से हम उसके व्यवहारगत जो परिवर्तन है उसका पता लगा सकते हैं कि बालक में कितना व्यवहारगत परिवर्तन हुआ। यानी मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया के रूप में उभरकर सामने आती है। मूल्यांकन क्या है? सतत प्रक्रिया। हर रोज उसने कितनी प्रगति की बालक ने, वो मूल्यांकन सही मूल्यांकन होता है, और इस परिवर्तन की दिशा को सही निर्णय या सही दिशा अध्यापक दे सकता है। एक अध्यापक बालक को सही दिशा प्रदान कर सकता है, और ये उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, और इन साधन इन्हें प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहे। यानी हम जो जिस साधनों का उपयोग कर रहे हैं, हम जिस प्रकार से उनको अध्ययन करवा रहे हैं, जो साधन हमारे पास हैं, जो उपलब्ध साधन, जो भौतिक साधन और मानवीय साधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन, वो जो हमारे पास हैं, उन संसाधनों का हमने किस सीमा तक उपयोग किया, और उपयोग करने के पश्चात किस सीमा तक हम उस उद्देश्य में सफल रहे, कि किस सीमा तक। बालक की जांच के साथ साथ अध्यापक की भी ये जांच होती है उससे मूल्यांकन से, कि क्या अध्यापक सफल रहा उस उद्देश्यों की प्राप्ति में। यदि अध्यापक सफल नहीं रहा, ज्यादातर बालक यदि पिछड़ रहे हैं, तो क्यों पिछड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी जो विधि है, हमारे जो पढ़ाने का जो तरीका है, वो भी सही नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से बालकों के साथ साथ अध्यापक का भी मूल्यांकन इसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो जो साधन है वो इस सीमा तक सफल रहे, इस सीमा तक
सफल रहे हमारे साथ। फिर अपन कह सकते हैं कि जो शिक्षण दृश्य है, जो हमें शिक्षण उद्देश्यों के द्वारा प्राप्त करना था, जो कि हमें शिक्षण उद्देश्य, और यही उसका शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होता है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होता है कि मानव को एक अति मानव के रूप में विकसित करना। एक बालक, उसके अंदर बहुत सारी जन्म से के साथ ही हर बालक की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, और उन विशेषताओं को उभारना, उस विशेषताओं को बाहर लाना अध्यापक का काम होता है। और वो अध्यापक कितना उसको, बालक को उभार सकता है, उस बालक में कितने मूल्य पैदा कर सकता है। इन्हीं शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालकों के लिए अधिगम अनुभव के साधन। तो उन विभिन्न अधिगम अनुभव के साधन के द्वारा बालकों का कितना विकास हुआ वो भी, और इसी के साथ साथ बालकों का जो मूल्यांकन है वो, उसका साक्षी कौन रहता है? अध्यापक रहता है। अध्यापक के सामने जो बालक होते हैं, तो उन बालकों को देखकर, हमेशा उनके व्यवहार को देखकर, उनकी बौद्धिक क्षमता को देखकर, उनके व्यक्तिगत परिवर्तन को देखकर वो ये पता लगाता है कि बालक ने कितना विकास किया, बालक ने कितना विकास किया। मूल्यांकन के द्वारा जो साक्ष्य होते हैं उनका संकलन भी किया जाता है, और उन साक्ष्यों के द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है कि वांछित परिणाम कहाँ तक हुए, वांछित परिणाम कितने हुए, क्या बालक में वांछित परिणाम हुए और क्यों नहीं हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। तो इस प्रकार से मूल्यांकन का हम कह सकते हैं कि मूल्य निर्धारण से हैं और सीखने के अनुभवों से हैं। बालक ने किस सीमा तक वो उसमें व्यवहारिक परिवर्तन हुए, ये मूल्यांकन में आता है। इसी प्रकार से मूल्यांकन, जो कि साक्ष्यों का संकलन जब होता है मूल्यांकन में, तो उसका उद्देश्य निर्धारण करना भी होता है कि जो परिवर्तन है वो किस प्रकार हो रहे हैं, क्या तेज गति से हो रहे हैं या धीमी गति से। बालक किस गति से परिवर्तन अपने अंदर, अपने व्यवहार में किस गति से परिवर्तन ला रहा है, बालक की सीखने की गति क्या है, बालक कितना सीख सकता है। कुछ बालक कमजोर होते हैं, कुछ बालक अच्छे होते हैं करने में, तो कुछ बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन जल्दी हो जाता है, कुछ बालकों को ज्यादा समझाना पड़ता है। उनमें अंतर करना और उनको उपचारात्मक शिक्षण देना कि यदि बालक कहीं पर कमजोर रह गया है तो वो कमजोर वहां पर क्यों रहा, किस प्रकार से उसको उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि डॉक्टर सबसे पहले टेस्ट करवाता है कि जाओ ये टेस्ट करवा के आओ ताकि मुझे पता चले कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है। तो बालक का भी एक टेस्ट होता है, उसके द्वारा, उस टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि बालक कहाँ पर कमजोर है, और उस कमजोरी का पता लगाना, और उस कमजोरी का पता लगाकर फिर उस कमजोरी को दूर करना, ये अध्यापक का काम होता है। वो बालक कितनी प्रगति कर रहा है, क्यों, यदि वो कम प्रगति कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कहाँ पर कमी, उस कमी को दूर करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, ये मूल्यांकन का मेन कार्य होता है। जो साधन है क्या वो सही रूप में अपनाए जा रहे हैं, क्या सही रूप में उनका प्रयोग हो रहा है साधन का या नहीं हो रहा है। इस प्रकार से मूल्यांकन के ये प्रमुख कार्य थे, और मूल्यांकन के बारे में हमने बहुत कुछ अध्ययन किया। इसके नेक्स्ट और भी हम मूल्यांकन के उपयोगिता है, मूल्यांकन की प्रभाव है, उसके शिक्षण में उसकी क्या उद्देश्यनिष्ठता है,
और भी अपन वीडियो देखेंगे आगे। थैंक यू, धन्यवाद।